डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत की जो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी वक्त जो है आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। देखें जी, ये जो अरेंजमेंट है जी, ये बस थचकोले खा रहा है और विद इन भी और बाहर से जो मामलात हैं वो तो हैं ही, मैं उस पर ज़्यादा क्या बात करूं। लेकिन देखें ये जो खबरें आ रही हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जी, जो जरदारी साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है, ये खबरें असल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ अहम रहनुमा हैं मरकज़ में, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो 3-4 बातें। एक तो ये कि फिर सदर जरदारी प्रेसिडेंट, आप जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन या जो भी उनका पास होता है, और उससे हटके वो प्रेसिडेंट भी तो है ना। प्रेसिडेंट को कोई लाहौर में उनका 5 या 6 दिन का क़याम होता है तो उनको कोई रिसीव नहीं करता एयरपोर्ट पर। और इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं या जो बाकी वहाँ पे अरकान हैं जिनकी वजह से ये हुकूमत, ये अरेंजमेंट खड़ा है, उनको ना प्रोटोकॉल मिलता है, ना उनको कोई रिसीव करने एयरपोर्ट जाता है, ना उनसे शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान जाने से पहले मुलाकात करते हैं, ना उनसे नवाज शरीफ साहब मुलाकात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा है कि भाई आप जो हैं तो वो मतलब हैं भी इसमें अरेंजमेंट में, नहीं भी हैं, और लेकिन जो जरदारी साहब का मामला हो रहा है ना, ये पहले भी हुआ है और कुछ उनके रहनुमा हैं, उनका ये कहना है, मैंने कहा यार जरदारी साहब को आना नहीं चाहिए था लाहौर इस वक्त। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ये इंडिकेटर था कि शायद हम भी तकारीब में शरीक होंगे, लेकिन ये है कि नहीं मदऊ किया गया। और पंजाब हुकूमत जो है वो उसके जो इश्तहारात और बाकी सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ें। ये पीपल्स पार्टी जो इशू है ना वो संजीदा है। एक तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन हैं और कायम मकाम सदर भी, जब जरदारी साहब बाहर होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन वो सेनेट की चेयरमैनशिप वो चेयर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब के जो उनको मैंने तलब किया था तो वो नहीं आए। तो अब ये गिलानी साहब के लिए भी मसला है कि भाई आप चेयरमैन सेनेट अगर हैं तो फिर आप चेयर करें ना सेनेट को, या आप इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें। वो छोड़ भी नहीं सकते, वो हैं भी, लेकिन चेयरमैन सेनेट का रोल भी नहीं प्ले हो रहा। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी वो जो हम उनको मनाएंगे जाके, तो ये अजीब सा एक मामला है इसको। अच्छा, इसी तरह से ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना है, इसमें देखें इसको आप छोड़ दें कि ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर हताब हैं, बहुत ज़्यादा, खान साहब समेत, मतलब कुछ यानी तवक्कुआत से ज़्यादा ही ज़ेर हताब हैं जितनी तवक्को कोई कर सकता है। लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मैं उनको, मेरा ख्याल है जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ है तो 2001 से लेके आज तक महमूद खान अचकज़ई साहब को एक प्रिंसिपल पोजीशन पे देखा है। मेरी उनसे बड़ी कम मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे मुतासिर होता हूँ हमेशा। और वो जो है वो मतलब कोई लिगी लिपटी बात नहीं करते, वो बिल्कुल खरी बात करते हैं। कभी उनके ऊपर कोई उनके मुखालफिन तंज़ भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक प्रिंसिपल स्टांस लेके। अब वो एक उनका एक जो है ना वो अरसे से ये बात कह रहे हैं, अरसे से बात कह रहे हैं। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई मुल्क को चलाने के लिए कोई रूल्स ऑफ गेम तय करने होंगे, या कोई इमरानी मुआहदा हम करें, या इसी आइन पे चलें। इसका अभी आइन का तो कचूमर निकल चुका है, पता नहीं कितनी तरामीम हो गई हैं, कितनी चैलेंज हैं, क्या है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं रहा, आइन में होगा, लेकिन ये कि इससे क्या कोई लोगों के कोई बिजली या पानी या गुर्बत में तो कमी नहीं आ रही। तो अब वो जो है उसको जो है वो उनका एक इशू है, वो शायद कल उनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क में ख़त्म करें, ये मैसेज हमें दे के गया था चाइना। और चाइना के उस मैसेज के बाद से लेके आज तक क्या हो रहा है वो एक सबके सामने है मामला, और खित्ते में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये तो मैं आप यकीन करें कि
हैरत भी है, अकाबरीन हमारे क्या सोच रहे हैं, कैसे देखें। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने बैठ के फैसले करने हैं। आवाम को भी कहीं शामिल कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ कोई इस तरह तो बहुत एक क्योस है ना इस वक्त। तो इसको दूर करें। पॉलिटिकल टर्मोइल है, सड़कों पे नहीं सड़कें बंद हो रही, लेकिन वो भी चूँकि मतलब हम मेज़बान भी हैं क्रिकेट में हम निकल गए हैं, लेकिन मैच पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये भी अजीब मामला है। दूसरी टीमें पाकिस्तान के लिए सड़कें बंद हैं, स्टेडियम उनके लिए बन रहे हैं, हमारी टीम पता नहीं किधर गई है। तो ये है कि बस आगे देखें क्या होता है। अच्छा ये मैं आपको ये मामला बैठ के तय करें, ये इस तरह से ये मैंने कल भी कहा था फंस गया अब वो, ठीक है ना। तो इससे निकले हम बतौर कौम। बड़े अहम फैसलों के दिन आ रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव पिछला एक हफ्ता अगर देखें, हफ्ता या 10 दिन लगा लें, वो पहले थे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई थी, वो रशियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, और वो उनकी मुलाकात उस डेलीगेशन से हुई थी जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो थे। सऊदी अरेबिया के बाद वो गए G20 समिट में जोहान्सबर्ग। वो G20 की समिट जहाँ पे मार्को रूबियो नहीं गए, और जहाँ से कोई, मैंने वो बात जो की थी कि कोई फैमिली फ़ोटो नहीं आई, वो फैमिली फ़ोटो जो है वो G7 के इजलास के बाद एलामिया में नहीं जारी हुआ अभी तक। अच्छा, लेकिन जो लैवरोव हैं, जो सर्गेई लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद वो आए टर्की में उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से। उसके बाद वो कल गए ईरान में थे कल, और आज वो कतर में थे, और आज उनकी कतर में अमीर कतर से मुलाकात हुई है। यानी रशिया के जो इस वक्त ज़ाहिर है कि यूक्रेन के हवाले से और नेटो के हवाले से और बाकी बहुत से मामलात पे रशिया जो है उसकी बात, यानी एक बहुत दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है। तो वहाँ पर कतर में उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई है। इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान, इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट, और उसमें उन्होंने 3-4 बातें की जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो सर्गेई लैवरोव ने की हैं कतर में। एक बात तो उन्होंने ये की है कि इस जुमेरात को इसी हफ्ते तुर्किया में इस्तांबुल में अमेरिकन्स और रशियंस की दोबारा मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये शायद बहुत इसमें वफूद शरीक होंगे, लेकिन ये देखना है कि कौन सी टीम्स होंगी, क्या मार्को रूबियो होंगे, क्योंकि इसमें एक तो तुर्किया जो है वो रोल प्ले कर रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन रशिया और अमेरिका की अगली मीटिंग भी तुर्किया में होने जा रही है, और उसमें ये गालिबन एम्बेसीज कैसे खुलेंगी दोनों मुल्कों में, सफारतकारी कैसे शुरू होगी, उस पर अगली मीटिंग जो है वो तुर्की में होने जा रही है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में एक्टिव है, कतर तो है ही, और उसके साथ ही जो सऊदी अरेबिया है वो भी है, और ये सारे मुल्क इस वक्त भरपूर डिप्लोमेसी हो रही है इस वक्त, और मुलाकातें और बड़े फैसले हो रहे हैं। अच्छा, और उसमें जो 2-3 बातें उनकी आम है। एक तो उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो कि यूक्रेन में बरतानिया और फ्रांस के ये अमन फ़ौज भेजने का ऐलान हुआ है बरतानिया की तरफ से और फ्रांस की तरफ से, कि हम वहाँ पे यूरोप की पीस फोर्स भेजेंगे। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूक्रेन में बरतानिया या फ्रांस की कोई फ़ौज आए और वो पीस कीपिंग का रोल प्ले करे, क्योंकि ये तो नेटो है, और ये वहाँ पे मौलिक हथियार लेकर आएंगे अपने साथ, और यहाँ पर ये जो है ये जंग को बढ़ावा देंगे। तो हमें तो किसी सूरत यहाँ पे यूरोप की कोई फ़ौज जो है वो मंजूर नहीं है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि वो प्यूटिन से मैं बात करूंगा, प्यूटिन मान जाएंगे, हो सकता है ये वो, लेकिन हम कवर नहीं देंगे सिक्योरिटी का। तो ये ट्रंप को यकीनन बात पता थी। तो ये बात लैवरोव ने कह दी कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, उनको किसी सूरत यूक्रेन में हम नहीं आने देंगे। और भरपूर यूक्रेन में इस वक्त रशिया की फौजी कार्रवाई जारी है। यूक्रेन की जो फ़ौज है वो बड़ी हद तक सरेंडर कर गई है, क्योंकि जाहिर है कि अब वो क्या लड़ेंगे, वो कई इलाकों पे कब्जा होता जा रहा है।
और साथ ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो जुम्मे के रोज़ जाके दस्तखत कर देंगे वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट ही है ना, कि जिसमें अपने मुल्क के सारे जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, बस उसमें उन्होंने वो बात ही की है कि जी इसका जो कुछ पैसा है वो उनकी तामीर पे भी खर्च होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये है कि वो टोटल जो है वो उसमें कोई सिक्योरिटी, असल बात ये है कि कोई सिक्योरिटी गारंटी उनको नहीं दी अमेरिका ने, सिक्योरिटी कवर नहीं है। ये है कि ठीक है आपको भी पैसा खर्च करेंगे, सारा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे वगैरह वगैरह करके, सिक्योरिटी गारंटी के बगैर वो फ्राइडे को वो जाके साइन करेंगे वहाँ पे ट्रंप के साथ मुलाकात में, और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे वो मिलते हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल कैसा मिलता है, कैसे क्या सवालात होते हैं, मीडिया को कैसे फेस करते हैं। ज़ेलेंस्की का जो आप यूँ समझें कि जो जहाँ पे यूक्रेन के मामला चले गए हैं वो मामला बड़े एक अजब अंदाज में चले गए हैं यहाँ पे, और वो उस पर बिल्कुल सरेंडर कर गए बग़ैर किसी सिक्योरिटी गारंटी के। एक बात दरमियान में और चली है, और वो जो बात है ना, देखें वो बात उसको मैं थोड़ा सा उसको जो यानी ये हैं कर्नल ज़ुआबू, इनको ज़ुआबू या ज़ुआबू, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माज़रत चाहता हूँ। ये चाइना जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका दूसरा बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल, वो चाइना बहुत ज़्यादा ये जो पीस कीपर्स हैं उनको चाइना प्रमोट करता है और उनकी इमदाद भी करता है, और चाइना उनको बड़ा फंड भी रेस करता है। अच्छा, ये कर्नल जो ज़ियोबू हैं, ये इन्होंने एक जब ये 2022 में जब ये जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद उनका इकोनॉमिस्ट में एक मजमून आया था, और वो है ये 10th स्लाइड पे। सीनियर कर्नल ज़ुआबू सेज द वॉर इन यूक्रेन विल एक्सेलरेट द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उन्होंने ये कहा था उस वक्त, ये आया था 14 मई 2022 को। इन्होंने कहा था कि यूक्रेन की जो जंग है उसके नतीजे में वेस्ट से ईस्ट की तरफ सारा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कर्नल ज़ियोबू हैं ये पीस कीपर्स को देखते हैं, यानी पीस कीपर्स जो हैं चाइना के, उसमें बड़ा इनका कलीदी किरदार है, कहाँ पे हो गए। उन्होंने एक और बात की है। अच्छा, उन्होंने भी बात की है, और फिर उसके बाद वो कहीं विस्पर भी चल रहा है, कहीं मीडिया में भी बात हो रही है, कहीं पर वो आगे पीछे दाएं, वो ये बात हो रही है कि जो पीस कीपर्स हैं यूक्रेन में वो ना अमेरिका के होने चाहिए, ना जो है वो यूरोप के होने चाहिए। तो फिर पीस कीपर्स कौन से होंगे? तो पीस कीपर्स चाइना के। ये एक बात चल रही है कि क्या चाइना अपने पीस कीपर्स भेजेगा यूक्रेन में, यानी ये भी तारीख का एक नया ही वाकया होगा कि चाइना जो है वो यूरोप के अंदर चाइना की फौजें होंगी एज अ पीस कीपर। अच्छा, ये आइडिया फ्लोट हुआ है असल में। एक तो इन्होंने ये बात की है जो ये जो कर्नल हैं, कर्नल ये रिटायर्ड सीनियर कर्नल ज़ियोबू, इन्होंने ये बात की है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से ही सवाल हुआ है कि भाई आप ये बताएं कि नहीं, लेकिन उससे पहले ये बात हुई है, ये असल में इकोनॉमिस्ट में या ट्रंप ने अपने इनर सर्कल्स में बात की है। ये बात कहीं के चली है, कहीं से उसकी रूट क्या है अभी मैं उसको, ये कहीं चली है बात कि यूक्रेन में ग्लोबल साउथ के लोग होने चाहिए। और दो नाम ट्रंप ने किसी जगह बात करते हुए सजेस्ट भी कर दिए कि ब्राज़ील और चाइना की फ़ौज जो है वो, तो उस पर ना रशिया को इतराज़ होगा ना यूरोपीय मुल्कों को इतराज़ होगा, और चाइना जहाँ मौजूद होगा तो चाइना तो फिर प्रॉपर, लेकिन चाइना का पीस कीपर रोल, और यूरोप के अंदर चाइना, यूरोप के अंदर याद करें कि चाइना बहुत शुरू में आया था एक बात लेके कि जी हम यूक्रेन के साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात, और
रशिया के साथ बेचे ताल्लुक। उन्होंने कहा था कि हम दरमियान में पीस कीपिंग का एक फार्मूला लेकर आया था। उस वक्त बाइडन ने और यूरोप ने शोर मचता ना, आगे हम नहीं मानते, फलाना डेवा। अब जो है सारे यूरोप के भी मुल्क जो हैं, कई ऐसे मुल्क जिनका अपना बजट नहीं है, जो फंस गए हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो सारे उनकी भी ख्वाहिश है कि चाइना आके ये सारा संभाल ले ताकि ना जंग आगे बढ़े। और चाइना का लफ्ज़ जो है, चाइना की कही बात तो फिर चाइना की कही बात है। चाइना अपनी बात से तो नहीं फिरता, जो बात कह दी कम बात वो करते हैं, लेकिन जो करते हैं उस पर फिर वो कायम रहते हैं। तो अगर चाइना ने आकर बात कर ली कि भाई अब यहाँ पे जंग नहीं होगी, यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो फिर उसका मतलब है कि तो यूरोप भी ये चाह रहा है, लेकिन वो ओपनली तो नहीं कह रहे।